नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष आज तक पर। मैं आचार्य विजय सिंह हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आप जीवन में जहां हों प्रसन्न हों, प्रतिष्ठावान हों और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत हों। मित्रों, जब भी हम ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली में 3 चीज़ों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 1, कुंडली में ग्रहों की जन्मकालीन स्थिति कैसी है, अर्थात आप जन्म से कुंडली में किस प्रकार के ग्रहों के योग लेकर पैदा हुए हैं। नंबर 2, आपकी कुंडली में किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। और तीसरा, ग्रहों का गोचर यानी कि ग्रहों का ट्रांजिट, अर्थात वर्तमान स्थिति में आपके ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, अर्थात इस समय में ग्रह नक्षत्र किस तरह का योग आपकी कुंडली में बना के बैठे हुए हैं और किस तरह से आपकी कुंडली में गोचर कर रहे हैं। तो आज हमारी इस वीडियो को बनाने का मुख्य विषय आपके तीसरे पॉइंट के संदर्भ में डिस्कशन करना है, अर्थात आपकी कुंडली में ग्रहों का जो गोचर है वह नक्षत्रों के अनुसार किस प्रकार से चलने वाला है। तो मित्रों, इस समय पे नक्षत्र में धीमी गति से चलने वाले ग्रह गोचर के दौरान आपकी कुंडली में किस प्रकार की स्थितियां बना के बैठे हुए हैं, जो कि हमारी आने वाले समय में बहुत ही सुनहरे अवसर हमें प्रदान करने वाले हैं, अर्थात बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ये हमारी कुंडली में लेके आ रहे हैं। और यह जो ग्रह गोचर ये स्थिति है यह किसी एक विशेष लग्न या राशि के लिए नहीं है, अपितु सभी लग्न और राशियों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। किंतु कुछ विशेष सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है और कुछ विशेष उपाय आपको करने हैं ताकि इस गोचरीय फेरबदल के दौरान आपको मन चाहे परिणाम प्राप्त हो सकें और आप इस गोचर काल में जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए अपेक्षा करते हैं उस पर आप अग्रसर हो सकें। तो आइए मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं गोचरीय चाल के संदर्भ में आपको कुछ विशेष तथ्य बताना चाहूँगा ताकि जब भी आप गोचर को देखें तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप हमेशा अपने ध्यान में रखें। सबसे पहले, अगर आप अपने आने वाले कल के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि मेरा आने वाला कल कैसा रहेगा, तो उसके लिए आपको अपने गोचर में अपनी जन्म लग्न या जन्म राशि से चंद्रमा को देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अर्थात गोचर के दौरान आप चंद्रमा की स्थिति को अवश्य देखें। आपको देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ पर स्थित है, उससे आप अपने आने वाले कल को समझिए, क्योंकि चंद्रमा शीघ्र गति से घूमने वाले ग्रह हैं, यानी सिर्फ 2.25 दिन तक ही ये एक राशि में रहते हैं। और यदि आप आने वाले महीने के संदर्भ में जानना चाहते हैं कि आपके आने वाला महीना कैसा रहेगा, तो उसके लिए आप गोचर में अपनी जन्म लग्न या कुंडली से सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल की गोचरीय स्थिति को अवश्य देखें, क्योंकि ये लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। खास करके सूर्य, बुध और शुक्र लगभग 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं और मंगल लगभग 45 दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब यदि बड़े बदलाव की बात करें, यानी अगर आप अपने आने वाले साल के संदर्भ में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी जन्म राशि या कुंडली से राहु, गुरु, शनि एवं केतु को देखना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और ये लगभग 1 साल से अधिक एक ही राशि में रहते हैं, जहाँ शनि तो लगभग 2.5 साल तक एक राशि में ही रहते हैं। वहीं राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए रहते हैं और गुरु लगभग 13 महीने के लिए एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। तो अपना पूरे साल का प्रेडिक्शन देखते वक्त आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है। तो जब भी मैं बात करूं आपको अपना गोचरीय प्रभाव देखना है तो वह आप हमेशा अपने जन्म लग्न और जन्म राशि से देखें। मित्रों, वहीं जन्म लग्न से अगर आपका गोचर बहुत अच्छा आ रहा है और जन्म राशि से आपका गोचर जो है वह इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो इस गोचर का आपको मीडियम प्रभाव मिलेगा। वहीं दूसरी ओर अगर जन्म लग्न और जन्म राशि मतलब चंद्र राशि से अगर आपका गोचर दोनों ही से ही आपको बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। और अगर आपको अपना होने वाला गोचर जन्म राशि एवं जन्म लग्न से दोनों से ही कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। आपको इस गोचर के दौरान बहुत सावधानियां बरतनी है और कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ आप इस गोचर के दौरान अकस्मात आवेश में आकर ना करें। पूर्ण रूप से उसको जांच परख लें, उसका पूर्ण रूप से अवलोकन कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके बाद ही कोई फर्दर एक्शन आप अपने
इस गोचर के संदर्भ में लें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपके मन में अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो या किसी प्रकार की कोई द्वंद्व रहा हो इस संदर्भ में, तो आपका वह क्वेरी अवश्य क्लियर हो गई होगी, वह जिज्ञासा अवश्य क्लियर हो गई होगी, ताकि आप समझ सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जन्म राशि से गोचरीय प्रभाव देखते हैं, जिस कारणवश हम कहीं ना कहीं निराशा हमारे मन में आ जाती है अगर उस गोचर का प्रभाव हमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए आपको लग्न से भी अपना गोचरीय प्रभाव देखना चाहिए, खास करके उन ग्रहों के लिए जो धीमी गति से चलते हैं, जो अगले 1 से 1.5 साल या 2 साल में आपको लंबे समय में आपको अपना प्रभाव देंगे। चलिए, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, गुरु, राहु, केतु और शनि, इनके गोचर से हमें अगले 1.5 साल में या अगले 2 साल में क्या प्रभाव मिलने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद करते हैं कि हम इसको बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इसमें बताए जाने वाले सभी उपाय, सावधानियों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और अपने मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपके कमेंट का एक संतोषप्रद जवाब आपको दें और उससे संबंधित कोई विशेष उपाय अगर आपको करना है तो उसके संदर्भ में भी आपको कमेंट में डालें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मित्रों, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में होने वाले कोई भी गोचरीय परिवर्तन एवं आपकी राशि के या लग्न के प्रेडिक्शन के संदर्भ में आपको नई जानकारियाँ, कोई अपडेट्स तुरंत प्राप्त होते रहें। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बात कर लेते हैं अपनी दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में लग्न के स्थान पर 2 नंबर लिखा है या जहाँ कहीं भी चंद्रमा है वहाँ पर 2 नंबर लिखा है, तो यह गोचर आप अपनी लग्न कुंडली या अपनी चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे राहु, केतु, गुरु और शनि, इनका 2023 से 2025 मिड तक आपकी कुंडली में या आपकी राशि में किस तरह का प्रभाव रहने वाला है। क्या यह आपका भाग्योदय करेंगी या आपको इस गोचर के दौरान बहुत संभल कर रहना है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में आ गए हैं, गुरु जो कि ऑलरेडी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शनि जो कि ऑलरेडी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और केतु जो कि कन्या राशि में गोचर कर गए हैं 30 अक्टूबर को। तो अब आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते थे कि 30 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में मेष राशि में गुरु और राहु का चांडाल योग बना हुआ था, जो कि 30 अक्टूबर को खत्म हो गया है। 30 अक्टूबर को राहु जो कि मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर गए हैं और केतु जो कि तुला राशि से कन्या राशि में गोचर कर गए हैं। तो आज इन चारों ग्रहों के संदर्भ में ही हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके राशि और कुंडली में इनका क्या रिजल्ट रहने वाला है, इसी के विषय में आगे बात करते हैं। मित्रों, इस वीडियो को देखने के दौरान बस आपसे हमारा एक निवेदन अवश्य रहेगा कि वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, लेकिन चूँकि आपके अगले 2.5 साल का प्रेडिक्शन हमारी तरफ से किया गया है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा। देखिए मित्रों, 30 अक्टूबर तक आपकी अगर हम बात करें राशि की, तो आपकी राशि के 12वें भाव में गुरु और राहु 30 अक्टूबर तक बैठे हुए थे, जहाँ से 30 अक्टूबर को राहु जो कि आपके 11वें भाव में मेष राशि से मीन राशि में गोचर कर गए हैं। वहीं दूसरी ओर शनि आपकी राशि के 10वें भाव में बैठकर वक्री चल रहे थे, जो कि अब मार्गी हो गए हैं। और दूसरी ओर अगर बात करें केतु की, तो केतु आपकी राशि के 5वें भाव में 30 अक्टूबर को तुला राशि से कन्या राशि में गोचर कर गए हैं। तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न की अगर हम बात करें तो सबसे प्रबल योग कारक ग्रह आपकी राशि में कौन से हैं, तो इसका जवाब होना चाहिए शनिदेव, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि में भाग्य के भी स्वामी हैं और कर्म के भी स्वामी हैं। वहीं एक और ये त्रिकोण के स्वामी हैं और एक और केंद्र के भी स्वामी हैं। तो इनका 10वें भाव में आना, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में आना, एक राजयोग परिस्थिति को जन्म देता है। यानी कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए ये अत्यंत सुनहरा लग्न गोचर बन रहा है। इसका फ़ायदा वृषभ लग्न और राशि के जातकों को अवश्य उठाना चाहिए। अब चूंकि 10वें भाव में शनिदेव आपके कर्म भाव में रहते हैं, तो अपने कर्म को लेकर आपको पूर्ण रूप से प्रयासरत
और एकाग्र रहने की अनिवार्यता है। और कहीं ना कहीं देखें, नैसर्गिक रूप से आपकी कुंडली के दशम भाव के जो कर्म के भाव है आपका, इसके योग कारक भी शनिदेव बनते हैं। तो अगर आप कोई भी कर्म इस अवधि के दौरान करेंगे या कोई भी अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस कार्य या इस अंतराल के दौरान उठाएंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको विशेषकर लाभ प्राप्त होगा। तो यह जो सुनहरा अवसर है आपके जीवन में 30 साल बाद लौट कर आया है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के कारक शनिदेव माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रबल रूप से आपकी कुंडली में यह गोचर बन रहा है। तो यह आपको आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति अवश्य प्रदान करेगा। अगर आप व्यवसायी हैं या कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके व्यवसाय में भी आपको यह विशेषकर लाभ और उन्नति अवश्य प्रदान करेगा। कोई नया व्यवसाय अगर आप प्रारंभ करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा एक तरीके से स्वर्णिम अवसर है कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए। खास करके वो जातक जो कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं या लोहे से संबंधित कोई कार्य करते हैं या ऑयल एंड गैस से संबंधित कोई कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार का पेट्रोल पंप इत्यादि या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जो शनि से जुड़े हुए हैं, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम काल सिद्ध होने वाला है। हालांकि शनिदेव जो कि कर्म के दाता माने गए हैं, ये इस अंतराल में आपको अधिक जिम्मेदारियां देंगे और आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए यह काल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज़्यादा मेहनत करने वाला अंतराल सिद्ध होने वाला है। लेकिन इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जितना वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ेगा उस वर्कलोड को आप भली भांति मैनेज कर पाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट कर पाएंगे और निभा पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप जितना शनिदेव आपको अवसर दे रहे हैं उस अवसर के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे और आप देख पाएंगे कि एक अजीब सी ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जो है संचरण कर रही होगी, जिसके चलते आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस समय को अपने विकास के लिए पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब अगर आगे बढ़ते हुए बात करें गुरु की, तो गुरु आपके चूंकि कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है और 12वें भाव में बैठकर हालांकि गुरु की जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन अगर बात करें गुरु की दृष्टि की, तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर यानी कि सुख भाव पर पड़ रही है। तो ये काल कहीं ना कहीं आपको ऐसा जो शनि के माध्यम से आप जो बहुत ही अच्छा अपने कार्यक्षेत्र में परफॉर्म करेंगे, उसके चलते ये बहुत हद तक चांसेस है कि आप कोई चल या अचल संपत्ति इस अंतराल के दौरान अवश्य लें, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, इसके चलते आपको यहाँ पर अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। अब चूंकि गुरु 12th हाउस यानी व्यय के भाव में बैठे हैं, तो व्यय के भाव में बैठकर गुरुदेव आपका खर्चा अवश्य बढ़वाएंगे। तो गुरु जो कि आपका खर्चा बढ़वाएगा, लेकिन ये खर्चा जो होगा ये पॉजिटिव अप्रोचेस के लिए या पॉजिटिव भौतिक सुखों के लिए आप खर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप चल या अचल संपत्ति ले सकते हैं, आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी इत्यादि ले सकते हैं इस काल में। तो इस खर्चे को हम कहीं ना कहीं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक एसेट बनाएंगे और गुरु की ये दृष्टि आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगी। अब यहाँ बैठकर गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी और 6ठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रुओं का भाव माना जाता है। तो किसी भी प्रकार के अगर साध्य या असाध्य रोग से आप पीड़ित थे या किसी प्रकार के रोग के साथ साथ ऋण या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष शत्रुओं से आप पीड़ित थे, तो गुरु आपको उस पर विजय अवश्य दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपने अपने जो भी किसी भी प्रकार के लोन इत्यादि या ऋण इत्यादि ले रखे थे, आप उन पे विजय प्राप्त कर लेंगे और आप अपने ऋणों को इस अंतराल के दौरान बहुत आराम से उतार पाएंगे। तो कर्ज कहीं ना कहीं आपकी मानसिक जो वेदना है उसको बढ़ा देता है और कहीं ना कहीं आदमी मानसिक रूप से एक ऐसे तनाव में रहने लगता है कि वह अपने आसपास फैले हुए भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद नहीं ले पाता है। तो यहाँ गुरुदेव आपको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे कि आप इससे बाहर आ सकें और आप अपने आसपास फैली हुई सकारात्मकता को एंजॉय कर सकें। आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो गुरु की 9वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 8वें भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा था या पैतृक संपत्ति से संबंधित आप कोई ऐसी अपेक्षा लगाए हुए थे कि आपको इस तरह के किसी सुख की प्राप्ति हो, आपको कोई पैतृक संपत्ति मिले, तो ये भी योग यहाँ गुरु अवश्य बना रहे हैं। आकस्मिक धन लाभ का यहाँ पर योग बहुत अच्छा बन रहा है। तो आप अपने जो भी कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में आप अपना व्यापार के क्षेत्र में जो भी मेहनत करेंगे, उसके चलते आकस्मिक धन लाभ होने के भी आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से योग बन रहा है। और मान के चलिए कोई संपत्ति संबंधित विवाद इत्यादि आपका किसी कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो वह विवाद भी आपके पक्ष में कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है।
अब यहाँ बैठकर गुरु जो हैं, जैसे कि मैंने बताया, आपके अष्टम भाव पर जो गुरु की नवम दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर धार्मिकता के प्रति या धर्म कार्यों के प्रति आपकी आस्था अवश्य बढ़ाएगी। और जब गुरु आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, तो मई 2024 में गुरु आपके लग्न भाव में आने के तत्पश्चात आपके जीवन में जो भी संघर्ष आपको लगता है चल रहे हैं, इनको समाप्त करने के लिए गुरु पूर्ण रूप से सहायक हो जाएंगे और आपके जीवन में चल रहे सारे संघर्षों का पूर्ण रूप से निदान कर देंगे, या ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे। क्योंकि लग्न में बैठने के तत्पश्चात गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि आपकी बुद्धि से जो निर्णय लेने की क्षमता होगी उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रबल कर पाएंगे। और वहीं आपके सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने से आपके वैवाहिक जीवन में चल रहे मतभेद या किसी भी प्रकार का जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था आपके जीवन साथी के साथ, उसको ये पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की नवम दृष्टि वहाँ पर आपके दशम भाव पर आ जाएगी, यानी कि लग्न में बैठने के बाद गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपकी 10th हाउस पे पड़ेगी। और 10th हाउस पे पड़ने से आपका जो भाग्योदय होगा, आप जो मेहनत कर रहे थे, जिसका आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरे कहीं ना कहीं मेहनत करने के बाद भी उतना अच्छा परिणाम नहीं दे पा रही जितने अच्छे परिणाम की आप अपेक्षा कर रहे थे, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मई के बाद ये जो अवसर है, जो कि हमने बात की कि अगले 2.5 साल आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं और ये स्वर्णिम अंतराल आपके लिए जीवन काल में सिद्ध होने वाला है, तो उसकी पूर्ण रूप से अगर हम दशम में दशमेश की बात करें या 10 आउट ऑफ 10 की बात करें, तो आपको इसके 10 में से 10 रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मई के तत्पश्चात अवश्य मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उनमें कहीं ना कहीं कमी होगी, उनमें भी पूर्ण रूप से वृद्धि होगी। बट हाँ, आपको जो पूर्ण रूप से अपने अंदर जो एक एनर्जी या कैलिबर या पोटेंशियल जिसकी हम बात करें, जो आपको महसूस होगी, वो मई के बाद आपको 100% दिखनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपको 95% या 90% तक ये दिखती रहेगी। अब लग्न में जो ये गुरु आपके मई में आएंगे, ये स्थिति आपके जीवन काल में अगर देखा जाए तो 12 साल बाद दोबारा से घटित होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको संपत्ति, घर, इसके अलावा वाहन, और इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र में, आपके भाग्य क्षेत्र में, आपके बुद्धि क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों में गुरु आपको पूर्ण रूप से अपना जो शुभ फल है वह आपको देंगे। और आपके जीवन में जो शुभता होनी चाहिए, जो भौतिक सुखों की, और इसके अलावा अगर हम बात करें सुविधाओं की, जो साथ में इसके वृद्धि होनी चाहिए, वह आप अवश्य देख पाएंगे। हाँ, एक चीज़ अगर हम देखें तो चूंकि आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है, अगर ऐसे में आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं, अगर वह वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हो जाते हैं, या मिथुन राशि के हैं अगर बात करें, या फिर मकर राशि के या कुंभ राशि के हो जाते हैं, तो ये आपकी कुंडली में जो ये परिणाम आपको मिलने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा की तरह आपको परिणाम देने वाले हैं। और आपको शुक्र की वजह से जो आपके ये रिजल्ट्स में थोड़ा बहुत भी व्यवधान आपको अगर महसूस हो रहा है, तो वह व्यवधान भी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। अब अगर बात करें राहु की, तो राहु आपकी कुंडली के 11वें भाव में है, और 11वां भाव जो कि लाभ का भाव माना गया है। 11वें भाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह जब गोचर करता है, चाहे वो क्रूर ग्रह ही क्यों ना हो, चाहे वह पापी ग्रह ही क्यों ना हो, वह वहाँ पे अपना शुभ फल ही देता है, अपना रिजल्ट जो है वो, अपना जो परिणाम है वह पॉजिटिव ही देता है। अब जबकि राहु यहाँ बैठे हुए हैं, तो राहु यहाँ बैठ के आपको आय में अकस्मात धन लाभ अवश्य देंगे। अब यहाँ बैठकर राहु, जो मैंने बताया था आपको पहले भी, कि आपको आय के नए स्रोत बनाने का कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो ये अवश्य यहाँ बैठकर राहु आपको फल देंगे, आपके आय में अवश्य वृद्धि करेंगे और आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति जो आप चाहेंगे वो अवश्य पूरी होगी। इच्छा पूर्ति करने का प्रयास, आपका जो भी कोई इच्छा है उसको पूरा करने का, मनोकामनाओं की पूर्ति का जो प्रयास होगा वो अवश्य तीव्र हो जाएगा। और यहाँ बैठकर अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक चीज़ों के प्रति आपकी रुचि अवश्य बढ़ेगी, और आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां जो हैं वो बनी रह सकती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो राहु की नवम दृष्टि कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन पर यानी सप्तम भाव पर पड़ रही है, और राहु की ये 9वीं दृष्टि जो है वो कहीं ना कहीं आपको आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अनबन क्रिएट कर सकती है। तो आपको थोड़ा यहाँ सावधान रहना है, कोशिश करें कि आप अपनी वाणी पर संयम रखें और छोटी छोटी बातों में ज़्यादा जस्टिफाई करने की या फिर जजमेंटल होने की कोशिश ना करें। हालांकि आपको एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राहु जो कि आपको आकस्मिक धन के लिए प्रेरित करेंगे,
वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि आप जल्दी पैसा कमाने की प्रवृत्ति रखने के कारण शेयर मार्केट इत्यादि में या जुए सट्टे से संबंधित किसी भी, जैसे आजकल के जो ये ऑनलाइन गेम्स चल रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप ना जुड़ें, इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना ना करें, क्योंकि यहाँ पर राहु आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे में हमें कोशिश करनी है कि हमें शेयर मार्केट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। हालांकि राहु यहाँ से बैठकर येन केन प्रकारेण आपको किसी न किसी तरीके से आपकी आय में वृद्धि अवश्य करेगा, बट कहीं ना कहीं फैसले लेते वक्त आपको थोड़ा सा चिंतन अवश्य करना है। मित्रों, केतु जो कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठकर ये आपको थोड़ा सा संतान की तरफ से निराश कर सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपको अपनी संतान की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर हम बात करें निराशा देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा संतान की पक्ष की तरफ से कोशिश करनी है कि आप उसके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखें। और वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो केतु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि नवम भाव जो कि आपका भाग्य का भाव भी है और धर्म का भाव भी है, तो आपकी धर्म के प्रति रुचि अवश्य बढ़ेगी। आप धार्मिक कार्यों में संलिप्त होंगे और कोई ना कोई धार्मिक यात्रा भी आप इस अंतराल के दौरान कर सकते हैं। और जो कि गुरु के मई में आपके स्वभाव भाव में आने के बाद, यानी आपके लग्न में आ जाने के बाद गुरु की दृष्टि भी यहाँ पड़ेगी, तो आपकी जो होने वाली वृद्धि है उसमें कहीं ना कहीं चार चांद अवश्य लग जाएंगे और धर्म के प्रति आपकी आस्था अवश्य बढ़ेगी। केतु की सप्तम दृष्टि जो कि आपके 11वें भाव पर, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, वहाँ डलने से आपकी जो इनकम में वृद्धि और लाभ जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, वह तो आपको बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि केतु की नवम दृष्टि जो है वह आपके कहीं ना कहीं लग्न भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है। आप हो सकता है कि थोड़े से ऐसे साउंड करें जैसे आप थोड़ा सा अहंकारी हो गए, तो आपको थोड़ा सा उस पर विचार करके चलना है और कोशिश करनी है कि आप लोगों के साथ अपनी संयम का और अपनी वाणी का प्रयोग करते वक्त अपने स्वभाव में बदलाव न लाएं, अपने स्वभाव की मधुरता को बनाए रखें। तो यही रहने वाला है आपके लिए अगले 2.5 साल के गोचर में मिलने वाला प्रभाव। तो मित्रों, आपसे सिर्फ एक ही निवेदन रहेगा कि इस दौरान अगर बात की जाए उपायों की, तो कोशिश कीजिएगा कि आप हर शनिवार को शनिदेव के उपाय करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। बाकी आपकी कुंडली में इसके अलावा और ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। और हनुमान जी की अगर आप वंदना करें और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप डेली करें तो यह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हुए आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करेंगे कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जय महाकाल लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर माह आपको हम आपकी कुंडली से संबंधित जो भी प्रेडिक्शंस हैं वो समय तक पहुंचा सकें। मित्रों, आप लोग वीडियो देखते हैं, प्रेम से सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपेक्षा करते हैं कि आपका हमारा रिश्ता ऐसे ही दिन प्रतिदिन मधुर होता रहेगा। इसी के साथ आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय महाकाल।